Uh, Hello, students. Well, this is our lecture 37, 38, and 39, part 1. This lecture is about effective resume writing. As we know that resume is very important in our upcoming professional life, and we have to know how to write an effective resume to attract the employer. In this lecture, the first part, we will discuss the basic techniques for effective resume writing. And in the second part, we will practically write a resume in an online website Overleaf, in which it is written into the LaTeX format, which is quite healthy, which is quite helpful, and it will be very good for you to write your resume in a one-pager format. So first we will discuss the basic techniques and tips and tricks uh, to write the effective resume. The scheme is first we will discuss introduction, then what is resume, essential of resume, writing effective resume, and conclusion. So first is introduction, why resume is important. Resume जो है वो बेसिकली हम जब भी कहीं हमने अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपना जो है वो क्रेडेंशियल्स को हम बना रहे होते हैं, शो अप कर रहे होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। और उसी के ज़रिए जो है वो हम अपनी जो है वो आगे प्रोफेशनल लाइफ में अपना वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड जो है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले रिज्यूमे है क्या? व्हाट इज़ रिज्यूमे? इट इज़ अ समरी ऑफ योर एकेडमिक एंड वर्क हिस्ट्री। एक यहाँ पे जो डिफरेंस है वो जानना बहुत ज़रूरी है सीवी एंड रिज्यूमे के दरमियान, कि वो है क्या, और आप लोगों के लिए एट द मोमेंट जो है वो whether you have to write a resume or you have to write your CV. Basically जो resume है is a one page summary of your work experience and background relevant to the job you are applying to. एक मिसकंसेप्शन हमारे अंदर प्रिपेल करता है वो ये कि हमने कहीं भी अप्लाई करना हो तो हम एक अपनी सीवी बना लेते हैं और उसको जो है वो हम हर जगह यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि जो एम्प्लॉयर जो उसको इसकी जो डिज़ायर होती है, या वो जो जिस तरह का अपने लिए एम्प्लॉई चाह रहा होता है, या ऐसा जो है वो वर्क फोर्स ढूंढ रहा होता है जो उसका वो कोई स्पेसिफिक काम कर सके, वो उसे नहीं मिल पाती। तो याद रखिएगा रिज्यूमे जो है वो चेंज होती रहती है फॉर द चेंजिंग नीड्स। और अभी जो हम सेकंड पार्ट में जो फॉर्मेट करेंगे वो बहुत ज़्यादा इजी है। उसके अंदर ये है कि एक तो आपकी रिज्यूमे बहुत बेहतर अंदाज में बनेगी, और उसके अंदर आप ये देखेंगे कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो आपको पूरी जो है वो सीवी चेंज करनी पड़े, पूरे फॉर्मेट आपको चेंज करने पड़े। यू जस्ट हैव टू replace the previous information and add the new information. अच्छा, ये तो सीवी, ये तो रिज्यूमे हो गई। अब सीवी क्या है? सीवी बेसिकली एक लॉन्गर एकेडमिक डायरी है जिसके अंदर आपका सारा एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन, whatever you did in your whole academic life, वो सब उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो रिज्यूमे जो है वो टू द पॉइंट वर्क एक्सपीरियंस की समरी है, और जो आपका सीवी है वो आपकी पूरी एक एकेडमिक डायरी है। सो आप जब भी कहीं अप्लाई करते हैं तो अभी आपके लिए रिज्यूमे जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के 4 से 5 साल बाद तक भी आप वन पेजर फॉर्मेट पे ही चलेंगे, क्योंकि अब बहुत जो है वो हम देखते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं होता इतना जो है वो रीड आउट करने का।
सो आपने कौन सी बात कैसे लिखनी है और उसको वन पेज पे कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि अब वो दौर नहीं रह गया कि आप 4 4 पेज 5 5 पेज की आप सीवी बनाएं। तो अब यू जस्ट हैव टू राइट वन पेजर और डिफरेंट। अब टेक्नोलॉजी इस तरह आगे बढ़ी है, तो विजुअल एड्स के ज़रिए आप एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं। रिज्यूमे बेसिकली क्या है? रिज्यूमे इज अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ personality, background, capabilities, accomplishment, how organized you are, your sense of quality. बेसिकली अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में ये बताना चाहें तो रिज्यूमे जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट है टू सेल्फ योर सेल्फ टू एन एम्प्लॉयर, क्योंकि आप एम्प्लॉयर को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी डिमांड्स हैं, जो भी आपकी क्वालिटी, जो भी आपको क्वालिटीज रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर करना है और उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर वो कहते हैं कि उसको फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन पे काम आना चाहिए, या उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको अच्छा काम आना चाहिए, टेलीकॉम, पावर, व्हाटएवर। तो आप उसके मुताबिक आप पहले खुद अपने आप को ज़रा जज करेंगे कि क्या आप इनफ आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं। फिर पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल आप स्कूलिंग से जनरली आप नहीं शुरू करते, आप अपने एफएससी से शुरू कर सकते हैं। और उसके अंदर भी आपको पूरी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किस बोर्ड से किया, कितने नंबर्स आए, क्या हुआ। सिर्फ अपना जो एफएससी, प्री इंजीनियरिंग और ग्रेड और ईयर आप लिख सकते हैं, तो ये इनफ होता है। फिर कैपेबिलिटीज़, एक गलती जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि जो कैपेबिलिटी नहीं भी है उसको भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 सॉफ्टवेयर्स पे अच्छा काम आता है तो मेरा ये काम है मैं सिर्फ उन 2 सॉफ्टवेयर्स को ही लिखूं। रीज़न क्या है कि अगर मैं सिर्फ जो है वो पेज को भरने के लिए या इस थिंकिंग में लिखूंगा कि मुझे जो है वो मज़ीद कोई चीज़ मतलब ऐड कर दूं, या वो मेरे जो है वो क्रेडेंशियल्स थोड़े बढ़ जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी बेकार हो सकता है। वो आपसे उसी के बारे में पूछ ले और उसकी बहुत अच्छी कमांड हो उसके ऊपर, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर अकम्पलिशमेंट्स, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप पे आ रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का मेडल होता है, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो कोई ऑनर होता है उनके उनके पास, तो वो सारे लिख सकते हैं। कहीं आपने पार्टिसिपेशन ऐसी की हो जो वर्थवाइल हो, ऐसा कोई भी काम जो कि उस चीज़ से रिलेट कर रहा हो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ ऑर्गेनाइज यू आर, कभी भी रिज्यूमे के अंदर अपना एनआईसी नंबर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी फादर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कोई भी चीज़ लिखें, आप अपना नाम लिखें, जो आपका पीईसी नंबर है वो लिखिए, अपना टेलीफोन नंबर वो लिखिए जो आपका मतलब फर्स्ट चॉइस हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग 2 2 3 3 4 4 नंबर लिख देते हैं, तो जस्ट एक भी लिख दें तो इनफ होता है। इस तरह रिज्यूमे जो है वो क्राउडेड नहीं लगती। ईमेल जो है वो इट शुड बी डिसेंट, अपने नाम से बना सकते हैं आप, और ऐसा ईमेल जिस पे आपका एक्सेस भी हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ईमेल एड्रेस बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत फनी है 7 स्टार्स और इस तरह के अजीब अजीब नामों से, तो ये एक बैड इम्प्रेशन डालता है एम्प्लॉयर के ऊपर भी। और योर सेंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बहुत ज़्यादा जो है वो अम, इसके ऊपर जो है वो लाइक करती है। रीज़न क्या है कि अगर आपने सिंपल एक वर्ड पे सिंपल सी सीवी बनाई हुई है, तो होता क्या है कि इस तरह की तो बहुत से सीवीज आ रही होती हैं, बहुत से रिज्यूमेज आ रहे होते हैं। तो अब जब तक कुछ डिफरेंट नहीं होगा तो आप सबसे अलग कैसे नजर आएंगे? इमेज जो आपकी सबसे पहले जो पिक्चर होती है वो आपने एक डिसेंट पिक्चर लगानी है। कोई सेल्फी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की, और कोई ऐसी पिक्चर भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है जो बहुत कैजुअल हो। शायद आप एक अच्छी सी एक पिक्चर बनवा सकते हैं, और आजकल तो बिल्कुल भी कोई मसला ही नहीं है पिक्चर बनवाना।
ताकि वो आप अपने जो आपको प्रोफेशनल लुक दे एक। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो अपनी सेल्फी लगा के जो है वो इमेज लगा के उसको अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं, तो फिर कहते हैं सर हमें जो है वो कहीं से जो है वो कॉल नहीं आ रही। कॉल क्यों कैसे आएगी फिर? क्योंकि आपने जो है वो एक प्रोफेशनल लुक दिया ही नहीं है। आपका लिंक्डइन का अकाउंट देख लें, एक प्रोफेशनल है, वहां पे भी अगर आप इस तरह की पिक्चर अपनी लगाएंगे तो बात नहीं बनती। क्योंकि जो जिसने आपको हायर करना होता है वो सिर्फ आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं देखता है, वो बहुत सारे एस्पेक्ट देखता है कि कल को अगर मैं इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखता हूँ, सो मेरे लिए कोई जो है वो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। हो सकता है ये टेक्निकली तो बहुत अच्छा हो बट मॉरली जो है वो वीक हो, या इस तरह की चीज़ों डिसेंसी ना हो, तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। व्हाट कैन रिज्यूमे विल डू फॉर यू? रिज्यूमे आपके लिए करती क्या है बेसिकली, जिसके लिए आप सब कुछ ये काम करते हैं? मेक्स द फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट यू। क्योंकि आपने भी एम्प्लॉयर को फेस नहीं किया होता, जो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपका रिज्यूमे ही है, नो डाउट। हेल्प्स ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। जितना आपके बारे में आपको पता है उतना ही लिखिए, और ज़्यादा एग्जैजुरेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको, मैं कहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर मैटलैब है, उसके बारे में आपको एक बिगिनर लेवल या एक एडवांस लेवल या कोई भी आपका लेवल जो आप समझते हो आपका है, तो उस उतना ही लिखिए। रीजन क्या है, जब आप बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करके लिखते हैं तो जो एम्प्लॉयर है वो आपसे एक्सपेक्ट भी उतना ही करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने लिख दिया कि भाई मैटलैब मेरा बहुत एडवांस लेवल पे है, और जब वो उसने मुझसे मैटलैब के क्वेश्चन करना शुरू किए तो मैं उसको सही तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो अब वो क्या समझेगा कि ठीक है, इसका मतलब है कि वट एवर ही राइट्स, तो उसके अंदर जो है वो कोई इतना कोई खास बात नहीं है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। देन हाईलाइट्स द रेलेवेंट फैक्ट्स अबाउट योर एजुकेशन एंड योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी आप वो लिखिए कि जो आपने जो है वो कहीं जो इंटर्नशिप का स्टार्ट में आप लिख सकते हैं बस। और याद रखिएगा कि जब आप आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कंटिन्यू करें, कभी भी इस तरह के एक्सपीरियंस ना लिखें कि कहीं पे 6 महीने का भी एक्सपीरियंस किया तो वो भी रिज्यूमे में ऐड है, कहीं पे 2 महीने काम किया तो वो भी ऐड है। तो ये भी एक बैड इंप्रेशन छोड़ता है कि ये जो बंदा है ये कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी जगह। यानी पिछले 2 सालों में अगर इसने 3 जगह छोड़ दी है तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये जगह भी छोड़ दे, तो ऐसे लोगों को फिर हायर नहीं किया जाता। Positions you in the mind of employer, thus creating a value. Be a basis for the interview to justify your hiring. Again, आप इस तरह की यूनिक चीज़ें जो है वो लिखिए जो कि आपकी हायरिंग में हेल्पफुल हो, और वो ऑन डिमांड होती हैं। यानी अगर जिस तरह की रिक्वायरमेंट और वो आपके अंदर है भी, तब आपको लिखने की ज़रूरत है। देन उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं, अगर आपने नहीं की तो अच्छी बात है, उनको कर लेना चाहिए। जो भी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी टेलीकम्युनिकेशन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको उसमें कोई सर्टिफिकेशन ढूंढनी चाहिए जो आपको मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ढूंढनी चाहिए। पावर है, पावर में ढूंढनी चाहिए। और तो इस तरह की सर्टिफिकेशन जो है वो हेल्प आउट करती हैं। आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प आउट आपको करेगा। आपको अपनी जीपीए ज़ाहिर है वो लिखनी पड़ती है, और आपकी जो स्किल सेट्स हैं वो आपको एक जो है वो उस मैनर में लिखने पड़ते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये ज़ाहिर जब आप लिखते हैं तो ये आप रिज्यूमे आपका एक समझे कि एडवर्टाइजमेंट है जो आपके एम्प्लॉय के पास जाता है। वाई गिव इम्पोर्टेंस टू रिज्यूमे? Competition being fierce, you need to just resume, but attention grabbing resume, first point of interaction between employer and you. Spend time on preparing targeted, effective and error-free document. या हमेशा रिज्यूमे पे आप जो है वो टाइम लगाइए। और क्योंकि देखिए, वन टाइम ये डॉक्यूमेंट अगर आपने अच्छे से बना लिया, इसको उसको टाइम लगा दे, तो आगे जाके सिर्फ आपको इसके अंदर आपको चेंजेस करनी है, नॉट नेसेसरी कि आपने दोबारा से इसको वो बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद यूजुअली हायरिंग मैनेजर स्पेंड नॉट मोर देन 15-20 सेकेंड्स पर रिज्यूमे।
एक एचआर मैनेजर है, उसके पास नंबर ऑफ सीवीज जो है वो आई होंगी, तो वो इतना ज्यादा जो है वो एक सीवी पर टाइम नहीं लगाएगा। तो वन पेजर का फॉर्मेट इसी वजह से रखा गया है। और वो जो आपने देखा, वो जो जेड अप्रोच थी, मैं अगर आपको पिछले लेक्चर में ही बताई थी कि जेड अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो आप यहाँ लिखेंगे, ये इस लाइन में, लेफ्ट मोस्ट लाइन में। फिर ये इस तरह का फॉर्मेट फॉलो करेंगे नीचे तक, और फिर यहाँ पे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली है कि जब भी आप देखते हैं हमेशा आप यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका नाम, पीसी नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। A clear and crisp resume will qualify you for the interview. देखिए, रिज्यूमे जो है वो आपके एक फर्स्ट स्टेप है, जब जब तक आपने अपने एम्प्लॉयर को फेस ही नहीं किया है अभी। और जब आप अपने एम्प्लॉयर को फेस कर लेते हैं, वो तभी करते हैं जब वो आपको इंटरव्यू की कॉल देगा। और इंटरव्यू की कॉल ज़ाहिर है वो तभी देगा कि जब आपके रिज्यूमे उस बैरियर में क्वालिफाई करेगी, वरना तो जो है वो आपको रिज्यूमे की कॉल, रिज्यूमे रिज्यूमे देने पे आपको कॉल नहीं आएगी। और जब भी इंटरव्यू होगा तो वो आपका जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उसी के ऊपर होगा। अच्छा, एसेंशियल्स क्या है रिज्यूमे के, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं? अ, सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल स्टेटमेंट। सबसे बड़ी गलती क्या की जाती है हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, कि वो अपना ऑब्जेक्टिव ही इंटरनेट से कॉपी करते हैं। तो जब इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो फिर आप ये सोचें कि अगर अब तो ईमेल पे भी आप भेजते हैं रिज्यूमे, इन केस अगर ने उसने चेक कर लिया कि ये इसका ऑब्जेक्टिव ही कॉपीड है, तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और जहन में रखने वाली बात है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में आपने अगेन जस्ट आप ये कुछ चीज़ें आपने लिखनी है, CNIC, फादर नेम, और ये चीज़ें जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जनरली उनकी इंटर्नशिप होता है। और उसके बाद भी अगर आप कहीं जाएंगे भी तो एज अ MTO यानी मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर जाते हैं, जो कि 1 साल के लिए होता है। देन योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, या फिर जो आपकी कोर competencies हैं, कि आपका उस स्पेसिफिक फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, या आप कितने अच्छे से वो काम कर सकते हैं, तो ये आपको बताना ज़रूरी है। देन अचीवमेंट्स आपकी क्या हैं? और अचीवमेंट्स मैंने बताया कि आप अपने जो है वो उसके अंदर लिख सकते हैं, यानी आपने अगर कोई ऑनर लिया है, कोई मेडल है, कोई स्कॉलरशिप है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपके पास टिप्स फॉर राइटिंग अ ग्रेट रिज्यूमे। हमेशा एक टारगेट के साथ जो है वो आप अपनी रिज्यूमे को लिखें। और टारगेट के साथ लिखने का मतलब ये है
कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, एम्प्लॉयर के बारे में, कि वो उसकी डिमांड क्या है और वो क्यों हायर करना चाह रहा है। देन एनालाइज द जॉब्स एड्स और डिस्क्रिप्शन की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद डू नॉट शूट सेम रिज्यूमे टू ऑल जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ क्या मसला है कि आपने एक रिज्यूमे लिख दी है और आप वही सबकी बस ईमेल निकाल निकाल के और सबको वही ईमेल फॉलो करते जा रहे हैं सेंड, और फिर बाद में हम ये भी हम रखते हैं कि हमें जो है वो वहां से कॉल भी आए। कॉल आपका नहीं आएगा वहां से। रीजन ये है कि आपने रिज्यूमे के साथ ना कोई कवर लेटर लिखा, ना आपने उस जॉब की, उस एम्प्लॉयर की डिमांड देखी कि उस एम्प्लॉयर ने बेसिकली मांगा क्या था, और जो है वो आपने अब उसको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमेशा अपने जो है वो स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट कीजिए, बट एग्जैजरेट मत कीजिए। जितनी आपकी स्ट्रेंथ है वो आप जरूर लिखिए। न्यू अकाउंट्स एंड वैल्यू एडिशन इन प्रीवियस जॉब, अगर आपने प्रीवियस जॉब की है और उसके अंदर कुछ आपने जो अच्छी कोई अचीवमेंट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत, जब आपको 1 या 2 साल किसी जगह पे हो जाएंगे, आपने अगर किसी जॉब में कोई स्पेसिफाइड काम किया है तो फिर वो आपका एक एडेड एडवांटेज हो सकता है, और उस वो आपको ज़रूर जो है वो बताना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे आपने किसी स्पेसिफिक स्किल सेट पे काम किया हो, और वो स्किल सेट जो है वो उन्हीं को रिक्वायर्ड हो जो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, तभी मैंने कहा है हमेशा जो है वो अभी ग्रेजुएशन के तकरीबन 5 साल बाद तक भी आप वन पेजर फॉर्मेट रखिए, और आगे भी ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। देन यूज़ द राइट फॉन्ट साइज, ये हम पूरा दिन जो है वो मतलब ये हम पूरा इसमें डिस्कस करते हैं कि फॉन्ट साइज शुड बी अप्रोप्रिएट, और जब हमारा सेकंड लेक्चर होगा तो उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह इसको एडजस्ट करना है। फिर रिक्रूटर्स आर इंटरेस्टेड इन द लेटेस्ट एक्सपीरियंस जॉब क्वालिफिकेशन, सो मेंटेन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखिएगा जो ऑर्डर है वो हमेशा आपकी लेटेस्ट से शुरू होना चाहिए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं इसने जो है वो मोस्ट रिसेंटली जो है वो कौन सा काम जो है वो किया है, और उसी की बेस पे वो फिर कोई रोल ऑफर करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो उनको अपना जो है वो अपना काम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो उस काम को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप, हो सकता है पहले आपने बहुत ज़्यादा अच्छे काम, मतलब अच्छे किसी सॉफ्टवेयर पे काम किया, बट वो एट द मोमेंट उनकी रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो इस उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं जो है वो कंसिडर करते। देन ensure correctness. Make sure to mention the correct employment details and designations. Employer can use background check to validate the information. If the data is resume as a fake, your chances will be zero. हमेशा वो आप डेटा डालें जो जो है वो आपके पास जिसका प्रूफ है। प्रूफ से मुराद भी कि जो इंफॉर्मेशन वैलिडेट हो सके।
ऐसी इंफॉर्मेशन जो वैलिडेट ना हो सके तो वो आपको कभी भी ऐड नहीं करनी चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस लेटर हो, चाहे वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हों, वॉटेवर। रीज़न क्या है कि अगर वो वैलिडेट करते हैं, और बहुत सारी कंपनीज, अच्छी कंपनीज जो है वो आपका डेटा ज़रूर वैलिडेट करती हैं, तो वो अगर वैलिडेशन में फेक निकल आए तो फिर आपके बिल्कुल ज़ीरो चांसेस है। उसके बाद जो भी आप डेटा अपना डाल रहे हैं, ये इंश्योर कीजिए कि जो वो डेटा है वो ठीक हो, कोई उसके अंदर एरर ना हो। फॉर एग्जांपल पीसी नंबर, ईमेल, हो सकता है आपने ईमेल गलत डाल दी। अब जस्ट इमेजिन कि जब आपने ईमेल गलत डाली है तो जब एम्प्लॉयर ने आपको रिस्पॉन्ड करना तो वो कैसे कर पाएगा। देन check for grammar and typing mistakes. No excuses for typing mistake, grammatical error and spelling. ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि वन पेजर होता है तो उसमें तो किसी भी किस्म की जो है वो ग्रामेटिकल एरर जो है वो अ, जो है वो उसको कभी भी वो ना कर सके, यानी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए प्रेजेंट। फिर यूज एक्शन verbs to demonstrate that you are a person who initiate and proact. एक्शन वर्ब्स को यूज कीजिए, जैसे ऑर्गेनाइज, डायरेक्टेड, प्लान, क्रिएटेड, एनालाइज। ये कैच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। देन मेक द बेस्ट फर्स्ट इम्प्रेशन। यूज बेस्ट क्वालिटी पेपर एंड प्रिंटर। कभी भी जो है वो रिज्यूमेज आप फोटो कॉपीज मत करवाइए। ये एक बहुत ज़्यादा एक अगर कहीं पे पेपर ऑन पेपर आपको मांगा जा रहा है। देन गुड फॉर्मेटिंग में नॉट गेट यू अ जॉब, बट बैड फॉर्मेटिंग विल डेफिनेटली रिड्यूस योर चांसेस। ये जो फॉर्मेटिंग के इश्यूज हैं ये डेफिनेटली हैं, और इसी के लिए हम जो है वो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे, ताकि हमें कोई मसला ही ना हो फॉर्मेटिंग का, और हम उस टेम्पलेट्स पे अपनी सीवी जो है वो डिज़ाइन कर सकें, और लेटेक्स फॉर्मेट में जो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा उसके ऊपर। अवॉइड सेंडिंग फोटोकॉपीड ऑन प्री रिटन रिज्यूमे, मेक्स बैड इंप्रेशन। कभी भी जो है वो रिज्यूमे को इस तरह से आप ना सेंड करें। चूज अ फॉन्ट स्टाइल दैट लुक्स प्रोफेशनल, अवॉइड मल्टीपल फॉन्ट्स दैट लुक क्लटर्ड और एंड बिजी। डिफरेंट कलर्स ना यूज कीजिए। ये आपके रिज्यूमे है, इसको रिज्यूमे ही रहने दीजिए। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कलरफुल सीवी बनाते हैं, रिज्यूमे बनाएंगे, और जब उसको कलर प्रिंट करवाएंगे तो उसको ब्लैक एंड वाइट में करवाएंगे, तो वो जो सारा जो उसका लुक होता है वो उसमें वो ख़राब हो जाता है। कुछ डोंट्स हैं इफेक्टिव रिज्यूमे राइटिंग के। डू नॉट स्टेट योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ the job, rather tell what you can contribute. Do not list the names of your supervisor, contact info of your past employment. हो सकता है कि आप वहां से जो अपने पास्ट एम्प्लॉयमेंट छोड़ के आए हो तो वो किसी अच्छे नोट पे आपने ना छोड़ी हो, तो वो हो सकता है वो उनको मिसगाइड कर सके। बी केयरफुल विद द डेट्स, मेक श्योर एवरी ईयर इज अकाउंटेड फॉर। एम्प्लॉयज विल गेट सस्पिशियस इफ दे सी टू मैनी गैप्स। एक मसला जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ अभी रिसेंटली फेस हो रहा है वो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद जब उन्हें जॉब नहीं मिलने पे प्रॉब्लम होता है तो गैप आने लग जाता है। यानी ग्रेजुएशन की फॉर एग्जांपल 2010 में, और उसके बाद 2 साल जॉब नहीं मिली, और अब जब अप्लाई कर रहे हो तो वो उस 2 साल में क्या किया। तो एम्प्लॉयर जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है फिर ऐसे लोगों को हायर करने के लिए। अब उसके लिए किया क्या जाए, किया ये जाए कि आप कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना चाहिए। आप कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद है डू नॉट डिस्क्लोज द सैलरी रीजन फॉर लीविंग प्रीवियस। कभी भी ये मत ना इंटरव्यू में जो है वो आप ये बातें डिस्कस करते हैं बिल्कुल, और सीवी में कभी नहीं लिखते कि मैंने सैलरी रीजन या इस तरह की कोई इस चीज़ की वजह से जॉब छोड़ी।
डू नॉट बी वर्डी वाइल लिसनिंग, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज बुलेट्स, हमेशा बुलेट्स यूज करें, और बुलेट्स का मतलब ही यही होता है कि आप कुछ वर्ड्स वहां पे लिखेंगे। बुलेट्स का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप उसके नीचे भी पैराग्राफ लिख के दे रहे हैं। पेस्ट फोटोग्राफ एंड फर्निश रेफरेंस इफ आस्क्ड टू डू सो। एक जो है वो हमें समझ नहीं आती कि हमने रेफरेंस का मतलब क्या है। हम एक ना वो जर्नल बस फॉर्मेट देखा हुआ है, रेफरेंस रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर, अजीब जो है। कभी भी इस तरह की बात नहीं लिखें, जहां डिमांड है रेफरेंस की वो डालें। यूज सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज, अवॉइड प्रोफेशनल जार्गन्स। हमेशा सिंपल वर्डिंग यूज करें। ऑब्जेक्टिव भी अपना सिंपल 2 से 3 लाइनों के अंदर आप डिफाइन कर दें। तो ये कुछ डोंट्स हैं इफेक्टिव रिज्यूमे राइटिंग के। कंक्लूजन ये है कि कोई भी अच्छी रिज्यूमे लिखने के लिए जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम ज़रूर देना है ताकि आप एक अच्छी रिज्यूमे लिख सकें। अब इन सेकंड पार्ट हम जो है वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। उस सब पे आपका अकाउंट भी इजीली बन जाएगा, और अकाउंट बनने के बाद जो है वो आप जो है इसको आराम से मतलब आप अपनी सीवी खुद बनाएंगे, और हम इसके टास्क पे रखेंगे जो कि सीवी बनाना होगा। और इसके अंदर सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है और आपकी सीवी जो है वो तैयार हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।